हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का हमारी क्लास में वेलकम। आज अपन पढ़ेंगे दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी यौगिक के बारे में। इससे पहले की क्लास में अपन ने अम्ल सार और लवण के बारे में पढ़ा और अम्ल सार की संकल्पनाओं के बारे में पढ़ा। तो आज पढ़ते हैं अपन कुछ ऐसे यौगिक जिनका अपन डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, लेकिन उनकी प्राप्ति कैसे होती है और इनका कहाँ कहाँ पर उपयोग होता है, उनके बारे में अपन आज पढ़ते हैं। जैसे अपन शुरुआत करते हैं सबसे पहले नमक से। किससे शुरुआत करते हैं? नमक से ही शुरुआत करते हैं। क्या है? NaCl। ये अपना जैसे साधारणतः भाषा में अपन कहते हैं नमक, सामान्यतः इसे क्या कहते हैं? नमक कहते हैं। लेकिन अगर मैं इसका रासायनिक नाम की बात करूं, रासायनिक नाम, तो वो है इसका सोडियम क्लोराइड। क्या नाम है? सोडियम क्लोराइड। यह है इनका रासायनिक नाम। अगर सूत्र की बात करें, सूत्र है अपना NaCl। सूत्र क्या है अपना? NaCl। फिर बात करते हैं इस नमक की है वो प्राप्ति कहाँ से की जाती है, इसको कैसे शुद्ध किया जाता है, इसको कैसे प्राप्त किया जाता है, ये बात करते हैं। तो नमक की जो प्राप्ति है वो सामान्यतः समुद्र के खारे जल या फिर खारे जल को सुखाकर इसकी प्राप्ति की जाती है। तो अपन कह सकते हैं समुद्री जल या फिर खारे जल को सुखाकर, खारे जल को सुखाकर। क्या आपको मालूम है अपने राजस्थान के अंदर भी पचपदरा नामक स्थान पर नमक की प्राप्ति की जाती है और वह नमक काफ़ी हद तक 98% शुद्ध माना जाता है। फिर बात करते हैं जो अपन इस नमक को सुखाकर प्राप्त करते हैं, इसके अंदर क्या पाई जाती है? अशुद्धियाँ पाई जाती है। क्या पाई जाती है? अशुद्धियाँ। कौन कौन सी? जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। ये इनके इस प्रकार की क्या पाई जाती है? इसके अंदर अशुद्धियाँ पाई जाती है। तो इन अशुद्धियों को पृथक करने के लिए क्या किया जाता है? जैसे माना कि क्या किया जाता है, नमक का बड़ा सा टैंक लिया जाता है। क्या लिया जाता है? टैंक। ये अपने पास हो गया NaCl का एक टैंक भरा हुआ है। इस टैंक में से क्या गुजारा जाता है? HCl गैस। कौन सी गैस है? HCl गैस। इस नमक से भरे हुए टैंकों में से HCl गैस को गुजारने पर क्या प्राप्त होता है अपन को? शुद्ध नमक। तो ये तो होगी अपने नमक की प्राप्ति। इसके अंदर जो अशुद्धियां हैं, फिर इसको शुद्ध करने का जो प्रोसेस है, ये है इनका प्रोसेस। फिर बात करते हैं उपयोग की। तो अपन जानते हैं सबसे पहले इसका उपयोग अपन भोजन के अंदर करते हैं, स्वाद के ग्रहण करने में। और दूसरी बात है इस नमक का जो प्रयोग है वह खाद्य परिरक्षण में किया जाता है। खाद्य परिरक्षण का मतलब होता है खाद्य परिरक्षण। खाद्य परिरक्षण का मतलब है कि किसी भी खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में भी नमक का प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात, हमारे नमक का जो गलनांक है वह हाई है, 1081 केल्विन। अर्थात गलनांक क्या होता है? वह तापमान जिस पर कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आना शुरू हो जाता है, तो वह तापमान क्या कहलाता है? इनका गलनांक कहलाता है। तो नमक का गलनांक है 1081 केल्विन। फिर बात करते हैं जो हमारा नमक है ये जल के अंदर अत्यधिक क्या होता है? विलय होता है। जल के अंदर क्या है? विलय। फिर बात करते हैं जो हमारा नमक है यह परबल अम्ल और परबल क्षार का लवण है। यह परबल अम्ल और परबल क्षार का लवण है। अपन ने पहले की वीडियो के अंदर बात की थी जो हमारे लवणस होते हैं, लवणस होते हैं, ये लवणस कैसे होते हैं? उदासीन प्रकृति के। अर्थात इनका जो pH होता है वो कितना होता है? 7 होता है। इनके pH मान कितना होता है? 7। तो
जो हमारा नमक है यह ही उदासीन प्रकृति का है, अर्थात इसका पीएच मान कितना है, 7 है। नमक का पीएच मान कितना है, 7 है। फिर विद्यार्थियों, जो नमक है हमारा श्वेत क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है और इसका प्रयोग हो गया खाद्य परीक्षण में और भोजन के अंदर इसका प्रयोग करते हैं। आगे अपन एक और यौगिक है उसके बारे में बात करते हैं। दूसरा अपना यौगिक है वह है NaOH, जिसे सामान्यतः अपन कहते हैं कास्टिक सोडा। क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा कहते हैं। फिर विद्यार्थियों बात करते हैं इसका रासायनिक नाम। रासायनिक नाम क्या है इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड। रासायनिक नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका रासायनिक नाम वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे अपन सामान्यतः कास्टिक सोडा कहते हैं, जिसका अधिकतर प्रयोग है वो औद्योगिक क्षेत्रों के अंदर होता है। फिर बात करते हैं इसकी जो प्राप्ति है, इसका निर्माण है वो कैसे किया जाता है। तो इसको प्राप्त करने के लिए नमक का विद्युत अपघटन कराया जाता है। क्या कराया जाता है, सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन। जैसे ये अपना नमक ये जल के द्वारा क्या करवाएगा, इसका विद्युत अपघटन। तो किसका निर्माण होगा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये यहाँ से अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड पृथक हो गया और साथ में क्लोरीन गैस है और साथ में हाइड्रोजन गैस है। ये यहाँ पर अपना प्राप्त हो गया एक्वस। एक्वस का मतलब होता है जलीय विलयन। क्या है, विलयन। और संतुलित कर सकते हैं इसको। तो ये अपना प्राप्त हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसकी प्राप्ति कैसे हुई है, इसकी प्राप्ति हुई है सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करवाने पर इसकी प्राप्ति होती है। फिर बात करते हैं इसके गुण। ये भी क्या एक प्रकार का श्वेत क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। जल के अंदर क्या है, घोलने पर यह आयनों में विभक्त हो जाता है। जल के अंदर घोलने पर क्या होता है, ये आयनों में विभक्त हो जाता है। तो जल में आसानी से आयनित हो जाता है। अगर मैं इसके गलनांक की बात करूं तो इसका गलनांक 591 केल्विन। कितना है, 591 केल्विन इसका गलनांक है। फिर बात करते हैं इसके उपयोगी। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो उपयोग है वो साबुन है, जो वस्त्र उद्योग है, कागज उद्योग है, इनके अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया अपना वस्त्र उद्योग, कपड़ा उद्योग, वस्त्र उद्योग एक ही है। फिर है अपना कागज उद्योग, इनके अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा अपना इंपॉर्टेंट है कि बॉक्साइड के धातुकर्म में, बॉक्साइड के धातुकर्म में किसका प्रयोग किया जाता है, इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। फिर अपना पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में किसमें प्रयोग किया जाता है, पेट्रोलियम के शोधन में। और दूसरा है अपना सबके अंदर सेम है, प्रयोगशाला में अभिकर्म रूप में भी किसका प्रयोग किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो ये अपनी कहानी हुई इस सोडियम हाइड्रोक्साइड की। अगला अपना यौगिक है वह है विरंजक चूर्ण। सबसे पहले बात करते हैं इस विरंजक शब्द का अर्थ क्या है। इस विरंजक शब्द का अर्थ है रंग उड़ा देने वाला। क्या अर्थ है, अर्थात इसका प्रयोग उसमें किया जाता है जहां पर किसी पदार्थ में से रंग को हटाना है, तो उसमें से विरंजक चूर्ण का अपन प्रयोग कर सकते हैं। फिर बात करते हैं विरंजक चूर्ण के सूत्र के बारे में। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOCl2, अर्थात अपन कह सकते हैं इसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या कह सकते हैं, या इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम
ऑक्सी क्लोराइड, यह इसका रासायनिक नाम है विरंजक चूर्ण का। फिर बात करते हैं विरंजक चूर्ण की प्राप्ति करने के लिए क्या किया जाता है। तो विरंजक चूर्ण की प्राप्ति करने के लिए जो हमारा बुझा हुआ चूना है, उस बुझे हुए चूने के ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर किसका निर्माण होता है, इस विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। तो अपन कह सकते हैं बुझे हुए चूने पर कौन सी गैस प्रवाहित करने पर, क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस प्रवाहित कर इसका निर्माण किया जाता है। तो जैसे देखते हैं इसका रिएक्शन के माध्यम से किस प्रकार इसका निर्माण किया जाता है। ये अपना कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया अपना बुझा हुआ चूना, कौन सी गैस प्रवाहित कराते हैं, क्लोरीन गैस, किसका निर्माण होता है, विरंजक चूर्ण का, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, साथ में क्या बनेगा अपना जल, साथ में क्या बनेगा जल। तो यह क्या है, यह अपना विरंजक चूर्ण। तो इसका निर्माण कैसे हुआ, बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर। फिर बात करते हैं यह कैसा पदार्थ है। यह एक प्रकार का श्वेत क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। यह ठंडे जल के अंदर अत्यधिक विलय होता है। इसको खुला रखने पर यह क्लोरीन गैस प्रदान करता है। क्या करने पर, खुला रखने पर क्लोरीन गैस देता है। ठंडे जल के अंदर क्या होता है, अधिक विलय होता है। ठंडे जल में विलय कैसा पदार्थ है, पीला तीक्ष्ण गंध युक्त पदार्थ है। फिर बात करते हैं इसका अपन प्रयोग कहाँ पर करते हैं। तो इसका प्रयोग करते हैं अपन वस्त्र उद्योग में, वस्त्र उद्योग में। और इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, यहाँ पर देखिए इसके अंदर क्लोरीन गैस है, इसका मतलब इसको पेयजल के शुद्धिकरण में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा है पेयजल के शुद्धिकरण में, पेयजल के शुद्धिकरण में। दूसरी बात है कुछ ऐसे विरंजक चूर्ण होते हैं जिसके अंदर रोगाणुनाशक की क्षमता पाई जाती है। तो अपन कह सकते हैं रोगाणुनाशक में, रोगाणुनाशक एवं ऑक्सीकारक के रूप में, ऑक्सीकारक के रूप में। और सबसे अंतिम बात है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो यह कहानी होगी अपने पास विरंजक चूर्ण की, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है मित्रों, आगे बात करते हैं अपना। अगला अपना जो यौगिक है वह है बेकिंग सोडा, जिसे अपन सामान्यतः क्या कहते हैं, खाने का सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, खाने का सोडा भी इसे कहते हैं। बात करते हैं इसके रासायनिक सूत्र की। तो इसका रासायनिक सूत्र होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaSCO3, रासायनिक नाम है इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये तो इनका रासायनिक नाम। अगर सूत्र की बात करें तो सूत्र है अपना NaSCO3। फिर बात करते हैं इसकी प्राप्ति। तो इसकी प्राप्ति करने के लिए
नमक से अर्थात NaCl से बेकिंग सोडा बनाया जाता है। कैसे आप देख सकते हैं, ये नमक है अपने पास में, साथ में जल CO2 और एक और है रसायन, वो है अपना अमोनिया। इनके द्वारा किसका निर्माण किया जाएगा, बेकिंग है सोडा का। तो ये तो हो गया अपने पास सह उत्पाद अमोनियम क्लोराइड, और साथ में बढ़ेगा अपना NaSCO3। तो यह अपना क्या है, यह अपना है बेकिंग सोडा। कई बार आपने देखा होगा जो पकोड़े वगैरह होते हैं उसके अंदर इसको डाला जाता है। तो डालने पर क्या होता है, जब इसको किसी भी खाद्य पदार्थों के अंदर मिलाकर गर्म किया जाता है तो इसके अंदर जो CO2 गैस है, यह बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है, और जिससे जो भी हमारा खाद्य पदार्थ है वो हल्का हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा केक कैसा होता है, बिल्कुल हल्का होता है, रुई के समान, ब्रेड्स वगैरह। तो उनके अंदर भी क्या डाला जाता है, इस बेकिंग सोडे को डाला जाता है, जिससे जो भी खाद्य पदार्थ है वो क्या होता है, फूल जाता है, और फूल कर क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है। फिर बात करते हैं, ये एक प्रकार का श्वेत क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है जिसका प्रयोग अपन भोजन के अंदर बेकिंग पाउडर के रूप में करते हैं। दूसरी बात है, बेकिंग पाउडर में किसमें प्रयोग करते हैं, भोजन में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात है, पेट की अम्लता दूर करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अपन कह सकते हैं एंटासिड के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। पेट की अम्लता दूर करने में भी इस बेकिंग सोडे का प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात है कि मंद पूर्ति रोधी के अंदर या एंटीसेप्टिक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। एंटीसेप्टिक रूप में इसके भी प्रयोग किया जाता है। तो ये होगी अपने पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात। आगे अपन अगला यौगिक की बात करते हैं। आगे अपना जो अगला लवण है, जो यौगिक है, वो है धावन सोडा। कौन सा है, धावन सोडा। इस धावन सोडे को अपन क्या कहते हैं, सामान्यतः कपड़े धोने का सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कपड़े धोने का सोडा भी कहते हैं। अगर इनके सूत्र की बात की जाए तो इनका सूत्र है Na2CO3 और 10H2O। 10 क्या है, H2O, ये इनके साथ में जल के अणु हैं। इस जल के अणु को अपन क्या बोलते हैं, क्रिस्टलन जल के अणु। क्या बोलते हैं मित्रों, क्रिस्टलन जल के अणु। अर्थात किसी भी अणु सूत्र के साथ में जो जल के अणुओं की संख्या जुड़ी होती है, उस जल के अणुओं की संख्या को अपन कहते हैं क्रिस्टलन जल। तो इस सोडियम कार्बोनेट के साथ में कितने क्रिस्टलन जल के अणु हैं, 10 क्रिस्टलन जल के अणु हैं। फिर बात करते हैं अगर इनका रासायनिक नाम, रासायनिक नाम हो जाएगा इनका, रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, सूत्र Na2CO3 10H2O, ये इनके साथ में क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या है। फिर बात करते हैं इसका निर्माण कैसे किया जाता है, इसकी जो प्राप्ति है वो कैसे की जाती है। अपन ने जो अब जस्ट पहले पढ़ा बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडे से भी इस धावन सोडे को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे ये अपना हो गया बेकिंग सोडा। इस बेकिंग सोडे से अपन क्या प्राप्त कर सकते हैं, धावन सोडा। ये हो गया अपना Na2CO3, 2 लगा देते क्योंकि यहाँ पर सोडियम के 2 अणु हैं। फिर अपन लिखते हैं CO2 और H2, ये इनके साथ में सह उत्पाद है। तो ये अपने पास में किसका निर्माण हो गया है, सोडियम कार्बोनेट का। लेकिन अब इसका अपन को क्या करना पड़ेगा, पुनः क्रिस्टलीकरण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा,
पुनः क्रिस्टलीकरण करने पर, क्रिस्टलीकरण करने से क्या होगा, इसके साथ में 10 जो जल के अणु हैं वो जुड़ जाएंगे। तो ये हो गया अपना अपना क्रिस्टलीकरण, Na2CO3 प्लस 10 जल के अणु क्या बन जाएगा अपना धावन सोडा Na2CO3 10 जल के अणु। तो ये अपना किसका निर्माण हो गया है, धावन सोडे का क्या हुआ है, निर्माण हुआ। फिर बात करते हैं इसका, यह भी एक प्रकार का ठोस क्रिस्टलीय पदार्थ है जो जल के अंदर क्या है, विलय होता है। और जल के अंदर जो इसका विलयन बनता है वो विलयन कैसा बनता है, क्षारीय विलयन बनता है। कैसा बनता है, क्षारीय, अर्थात इनका जलीय विलयन है वो कैसा बनता है, क्षारीय जलीय विलयन का बनता है। इसका प्रयोग साफ सफाई एवं धुलाई में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर इसका प्रयोग अपमार्जक में भी इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात है क्या बनाने में, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। फिर एक अगली बात है कि जैसे ही इस अपन धावन सोडे को जैसे गर्म करते हैं तो गर्म करने के पश्चात जो इनके साथ में जल के अणु हैं वे जल के अणु क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे और क्या बनेगा, सोडा एस, या अपन कह सकते हैं इसको, जैसे ही मैंने इस धावन सोडे को 393 केल्विन डिग्री पर क्या किया, डिग्री नहीं होता केल्विन साथ में डिग्री नहीं होता है, गर्म करने पर क्या बन जाता है, ये जल के जो क्रिस्टलन जल के अणु है ये निकल जाएंगे बाहर। गर्म करने पर क्या बनेगा, Na2CO3, जल के अणु क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। इसको अपन कहेंगे सोडा एस। क्या कहते हैं इसे अपन, सोडा एस। तो मित्रों ये तो होगी अपने पास में धावन सोडा के बारे में बात। अगला जो अपना है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। आगे अपन पढ़ते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, जिसे अपन शॉर्टकट में कहते हैं POP। क्या कहते हैं इसे अपन, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर इनके मैं रासायनिक सूत्र की बात करूं तो इनका सूत्र हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट और आधा जल का अणु। यह इनका हो गया सूत्र। अगर इनकी बात करूं मैं रासायनिक नाम की तो रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट। अर्ध का मतलब आधा जल का अणु। कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट। तो ये तो इनका हो गया रासायनिक नाम। फिर बात करते हैं इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहते हैं, क्योंकि इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को सर्वप्रथम कहाँ पर बनाया गया, फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर जिप्सम को गर्म करके सर्वप्रथम इसको बनाया गया, इसलिए इसे अपन क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो इसे सर्वप्रथम फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में जिप्सम को गर्म करके बनाने के कारण इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ये तो आपको बात समझ में आ गई। फिर बात करते हैं जिप्सम, क्योंकि इसका निर्माण है वो जिप्सम से ही किया जाता है।
तो थोड़ी सी बात करते हैं जिप्सम के सूत्र की, कि जिप्सम का सूत्र क्या होता है, CaSO4 2H2O। यह सूत्र किसका है, यह सूत्र है अपने जिप्सम का। तो जिप्सम को 393 केल्विन पर गर्म करने पर किसका निर्माण होता है, अपने पास प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो अपन कह सकते हैं यह अपने पास जिप्सम, इसको गर्म करने पर 393 केल्विन पर गर्म करने पर किसका निर्माण होता है, CaSO4 आधा जल का अणु, और ये जल के अणु क्या निकल के बाहर निकल के, और ये अपने पास में क्या है, POP। ये अपने पास है प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हो गया है। किससे निर्माण हुआ, ये अपना है जिप्सम, जिप्सम से निर्माण हुआ। फिर बात करते हैं इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग। इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को 15 से 20 मिनट पानी मिलाने पर यह जमकर ठोस पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है। अर्थात इस प्लास्टर ऑफ पेरिस में, डायरेक्ट लिख रहा हूं, प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाकर 15 से 20 मिनट रखने पर यह ठोस कठोर पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है। कहने का मतलब है अपन जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर जैसे ही 15 से 20 मिनट में जल मिलाकर रखेंगे तो ये थोड़ी ही देर में ये ठोस पदार्थ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए अपन इसका जो प्रयोग है वो किस में करते हैं, टूटी हुई हड्डियों के प्लास्टर बनाने में, टूटी हुई हड्डियों के प्लास्टर बनाने में किसका प्रयोग होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। दूसरा बात है मूर्तियां बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। मूर्तियां हो गई सजावटी वस्तुएं बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और ये तो हो गई इनकी प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात। तो साथियों आज अपने इस बहुत सारे लवणस के बारे में पढ़ा, आप इनको पढ़िए, समझिए। ऑल द बेस्ट।